अनाया की आंख अचानक खुली तो चारों तरफ गहरा अंधेरा था। कमरे की अजनबी दीवारें इससे अपनी तरफ लपकती हुई महसूस हुई। खिड़की के पार बादलों की जोरदार गरज ने इसे साकित कर दिया और साथ ही बारिश की तंदोतेज बौछार शीशे से टकराने लगी। वो बारिश के इन कतरों को शीशे पर गिरते देखकर लर्ज उठी। बाहर फैला वो डरावना मंजर इसे अपने वजूद के परखचे उड़ाता महसूस हुआ। अंधेरे में डूबे इस अजनबी कमरे की खामोशी और बाहर की गरज चमक ने इसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर दिया। अभी वो संभलने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक माजी की तल्ख यादें एक तूफान बनकर इसके जहन पर छा गईं। इसकी आंखों के सामने अपने बाप की मौत का वो होलनाक मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। खौफ के मारे इसका सांस उखड़ने लगा और इसने घबराकर दोनों हाथों से अपने कान ढांप लिए ताकि वो गरज की आवाज को रोक सके। मगर वो चीखें इसके हलक से आजाद हो गईं। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे और वो थर थर कांपते हुए बस इस करपनाक मंजर से छुटकारा पाना चाहती थी जिसे लम्हा ब लम्हा मौत के करीब महसूस हो रहा था। जयान जो स्टडी रूम में बैठा किसी फाइल पर नजरें जमाए हुए था, अनाया की दिलदोज चीख सुनकर तड़प उठा। इसके हाथ से कलम छूट गया और वो दीवानावार इसके कमरे की तरफ भागा। जैसे इसने दरवाजा खोला, सामने बेड पर अनाया को बेहाल देखकर इसका कलेजा मुंह को आ गया। रज़ान को करीब पाते अनाया एक लम्हे की ताखीर के बगैर खुद को इसके मजबूत सीने में छुपा लिया और इसकी कमीज को मुट्ठियों में जकड़कर हिचकियों के दरमियान बोलने लगी, अंकल अंकल, वो कोई आ जाएगा, मुझे बाबा के पास जाना है, प्लीज मुझे बाबा के पास ले जाएं। इसकी आवाज में मौजूद कर्ब और बेबसी जयान के अंदर तक सिरायत कर गई। वो इसे रोते चिल्लाते और अपने बाप को पुकारते देखकर खुद भी अजियत की गिरफ्त में था। इसने अनाया के सर पर नरमी से बोसा दिया और इसे खींचकर अपनी गोद में भरते हुए इंतहाई पुरसकून मगर बारोब लहजे में बोला, चुप, एकदम चुप हो जाओ, कोई भी नहीं है यहाँ और जब तक मैं हूं तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। इसने इसे अपने हिसार में इस तरह भींच लिया जैसे वो इसे दुनिया के हर खौफ से आजाद कर देना चाहता हो। इसकी गिरफ्त की मजबूती अनाया को ये यकीन दिला रही थी कि वो अब तन्हा नहीं है। अनाया ने अपनी कपकपाती उंगलियों से जयान की कमीज को इतनी शिद्दत से दबोच लिया जैसे वो इसके हाथ से छूटने वाली जिंदगी की आखिरी डोर हो। इसकी हिचकियां अब भी बंद नहीं हुई थी और वो सहमे हुए लहजे में बार बार इल्तिजा कर रही थी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, प्लीज मेरे पास ही रहिएगा, मुझे अकेला मत छोड़िए। जयान ने अपनी गोद में सिमटी इस लड़की को देखा जो इस वक्त 18 साल की नहीं बल्कि 2.5 साल की कोई मासूम बच्ची लग रही थी। शायद इसके बाप की बेपनाह लाड प्यार और हद से ज्यादा हिफाजत ने इससे कभी हालात की तपिश लगने नहीं दी थी और इसीलिए वो आज भी इतनी बड़ी होकर एक छोटी सी बच्ची की तरह खौफजदा थी। जयान के लिए इसे इस कदर करीब पाना दिल के जज्बात में एक तलातिम बर्पा कर रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो इस पर अपने शौहर होने का पूरा हक जताए क्योंकि निकाह के बंधन ने इसे यह इख्तियार दिया था। मगर अगले लम्हे इसके बाप को दिया गया वो लफ्ज इसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। इसे याद आया कि इसने अनाया के बाप से वादा किया था कि वो इसे सिर्फ एक अमानत की तरह अपने पास रखेगा, इसे तालीम दिलाएगा और जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो इसे एक अच्छे जीवन साथी के हवाले करके अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाएगा। इनके दरमियान कभी कोई इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम नहीं होगा। ये ख्याल आते ही जयान को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी और कर्ब का एहसास हुआ। वो अमानत और मोहब्बत के इस कश्मकश में बुरी तरह फंस चुका था जहां अनाया की कुर्बत इसे सुकून भी दे रही थी और इसे इसके वादे की याद भी दिलाकर बेचैन भी कर रही थी। वो बस खामोशी से इसे अपने हिसार में लिए इसके बालों को सहलाता रहा जबकि इसका अपना दिल इस नामुमकिन सी मोहब्बत के बोझ तले दबा जा रहा था। अनाया ने इसके सीने पर सर टिकाए हुए एक बार फिर लड़ती आवाज में पुकारा, अंकल। बस एक लफ्ज का सुनना था कि जयान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो अब तक जब्त के हिसार में था अचानक गुस्से से चिल्ला उठा। इसे अनाया के कंधों से पकड़कर इसे खुद से जरा दूर किया और अपनी नजरों से इसे देखते हुए गरजदार लहजे में बोला, खबरदार जो मुझे फिर से अंकल कहा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं। अनाया, मेरा नाम लिया करो, मैं तुमसे इतना बड़ा नहीं हूं
कि तुम मुझे इन बुरे रिश्तों के अलकाबाज से पुकारो। अनाया इसके अचानक बदले हुए तेवर देखकर बुरी तरह हड़बड़ा गई। इसने अपनी नम आंखों से जयान के गुस्से से दहकते चेहरे को देखा और मासूमियत से हकलाते हुए कहने लगी, मगर आप तो बाबा के सबसे पक्के दोस्त थे ना, और बाबा के दोस्त तो अंकल ही हुए ना। जयान का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। इसकी गिरफ्त अनाया के कंधों पर मजीद सख्त हो गई और इसने इसके आंखों में आंखें डालकर दो टोक लफ्जों में कहा, काश तुम ये बात समझ पाती कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। अनाया, सिर्फ तुम्हारा शौहर? जयान ने इस इंकशाफ और इसके लहजे की हिद्दत ने अनाया के औसान खता कर दिए। वो जो पहले डरी हुई थी अब मुकम्मल तौर पर सहम कर रह गई थी। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ने इसके कदमों के नीचे से सरकना शुरू कर दिया हो। वो साकित और जामिद बनी इसे देखती रह गई, जबकि जयान की कही हुई बात इसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। अनाया की हालत अब पहले से भी ज्यादा गैर मुस्तहकिम हो गई थी। वो साकित और जामिद बैठी हुई थी, लेकिन अब इससे बाहर गरजते बादलों और बरसती बारिश से ज्यादा अपने सामने बैठे इस शख्स से डर लगने लगा था, जिसकी आंखों में छुपा जुनून इसे झुलसा रहा था। जयान इसके चेहरे पर फैलती जर्दी और खौफ की लहरों को फौरन भांप गया। वो कभी नहीं चाहता था कि अनाया इससे खौफजदा हो, क्योंकि वो तो इसके लिए सुकून का बायस बनना चाहता था। इसने अपने लहजे की सख्ती को यकदम खत्म किया और बड़े नरम और धीमे लहजे में से बहलाते हुए बोला, नहीं, कुछ भी नहीं होता, बस रिलैक्स हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। इसने एक बार फिर इसे शफकत से अपने सीने से लगा लिया और सरगोशी के अंदाज में से तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास हूं ना, चलो शाबाश, अब सो जाओ। वो वहीं बेड पर इसके साथ लेट गया और अनाया को अपने मजबूत हसार में लेकर धीरे धीरे इसकी पुष्ट को सहलाने लगा ताकि वो पुरसकून हो सके। जयान की इस गुर्बत और लम्स में अगरचे एक अजीब सी अपनायत थी, मगर अनाया का जिस्म अब भी लर्ज रहा था। वो इसके इस अचानक और बेपनाह कुर्बत से डर रही थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस शख्स से पनाह मांगे या इसके सीने में खुद को छुपाकर बाहर के तूफान को भूल जाए। इसके लिए अब जयान का वजूद खुद एक ऐसे तूफान की तरह था जिसे समझना इसकी मासूमियत के बस की बात नहीं थी। अगली सुबह जब खिड़की के पर्दों से छनकर आने वाली सूरज की पहली किरण अनाया के चेहरे पर पड़ी तो इसकी आंखें बोझलपन के साथ खुली, जैसे इसे अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी और एक मजबूत गिरफ्त का एहसास हुआ। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने पलकें झपकाकर सामने देखा तो साकित रह गई। वो जयान के मजबूत सीने पर सरके इसके हसार में कैद थी। जयान अभी तक गहरी नींद में था। इसके चेहरे के तासुरात अब पुरसकून थे, मगर अनाया का पूरा वजूद शर्मिंदगी और एक अनजाने खौफ की लहर से कांप उठा। इसे रात का वो सारा मंजर याद आने लगा था कि कैसे वो एक छोटी बच्ची की तरह इससे लिपट कर रोती रही थी और इसे अंकल पुकार कर अपने बाबा के पास जाने की जिद कर रही थी। इसे अपनी इस नादानी और जयान की इस कदर कुर्बत पर शदीद पशेमानी होने लगी। इसे निहायत आहिस्तगी से इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की ताकि वो बेदार न हो जाए, मगर इसकी हर हरकत इसे मजीद इस उलझन में डाल रही थी कि अब वो इस शख्स का सामना कैसे करेगी जिसने रात इस पर अपनी मलकियत और शौहर होने का हक जताया था। इसका चेहरा नदामत से सुर्ख हो रहा था और वह खुद को कोस रही थी कि आखिर वो इतनी कमजोर क्यों पड़ गई कि एक अमानत और बीवी के फर्क को ही भुला बैठी। नाश्ते की मेज पर सकूत तारी था। सिर्फ चमचों के बर्तनों से टकराने की हल्की सी आवाज फिजा के सन्नाटे को छी रही थी। जयान अपने मखसूस बारोब अंदाज में बैठा अखबार पर नजरें जमाए हुए था। इसका चेहरा बिल्कुल स्पाट और जज्बात से आरी था, जैसे रात का वो तलातम खेज मंजर कभी हुआ ना हो। अनाया इसके सामने बैठी अपनी नजरें प्लेट में झुकाए सहम करने वाले तोड़ रही थी। इसे जयान के इस अचानक सर्द मेहरी ने मजीद उलझन में डाल दिया था। वो हिम्मत करके इसे देखना चाहती थी, मगर इसकी शख्सियत का रोब इसकी पलकें उठाने नहीं दे रहा था। जयान ने एक लफ्ज कहे बगैर इसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाया। वो जानता था कि अनाया को सुबह के वक्त क्या पसंद है और इसकी सेहत के लिए क्या जरूरी है, मगर इसका यह ख्याल रखना किसी मोहब्बत के इजहार के बजाय एक सख्त गिर सरपरस्त की जिम्मेदारी महसूस हो रहा था। इसकी खामोशी अनाया के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। वो चाहती थी कि जयान कुछ बोले, इसे डांटे या वही पुराना अंकल ही बन जाए, मगर इसका ये बेनियाज रवैया इसे जितला रहा था कि अब इनके दरमियान फासलों की एक नई दीवार खड़ी हो चुकी है, जिसे अबूर करना इस मासूम लड़की के बस की बात नहीं थी।
زیان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اسے اپنی پناہ میں تو رکھے ہوئے ہے، مگر اس کے دل تک پہنچنے کے راستے اب پہلے سے کئی زیادہ کٹھن ہو چکے ہیں۔ ناشتے کی میز پر طاری اس بوجھل خاموشی کو زیان کی سرد اور کھنکتی آواز نے توڑا، جس نے عنایت کے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو وہیں روک دیا۔ اس نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھا اور بڑی شفاقی سے اعلان کیا کہ آج سے عنایت کا کالج جانا بند ہے۔ اس کے باہر نکلنے پر مکمل پابندی ہو گئی اور اس کی پڑھائی کا سلسلہ اب گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ٹیوٹرز کے ذریعے جاری رکھا جائے گا۔ عنایت کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اس نے ہمت جٹا کر احتجاج کرنے کے لیے نظریں اٹھائیں اور لڑزتی آواز میں بولنا چاہا کہ اس کی تعلیم اور اس کے دوست وہاں ہیں، مگر زیان کی تیکھی نظروں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ زیان کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب جھک کر انتہائی کمزور مگر دہکتے ہوئے لہجے میں سے جتایا کہ وہ اب کسی کی بیٹی یا ایک آزاد لڑکی نہیں بلکہ اس کی ملکیت ہے، اور اس گھر کی دہلیز اس کی حفاظت کا حصار ہے۔ اس کا یہ آمرانہ انداز عنایت کے لیے کسی قید خانے کی پہلی سلاخ کی طرح تھا۔ اسے محسوس ہوا جسے اس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں اور اسے ایک سنہری پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، جہاں اسے اس کی مرضی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ زیان کا اسے اپنی ملکیت قرار دینا عنایت کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کی حفاظت تھی یا اس پر مکمل قابض ہو جانے کا وہ جنون جو زیان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ اسی دوران شہر کے دوسرے کونے میں ایک عالیشان مگر تاریک کمرے میں بیٹھا شخص زیان شاہ کی تصویر کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سارم تھا، زیان کا وہ پرانا دشمن جو برسوں سے اس کی تباہی کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی اور اب اس سے زیان کی سب سے بڑی کمزوری کا علم ہو چکا تھا۔ عنایت سارم جانتا تھا کہ زیان شاہ جیسے فولادی انسان کو براہ راست شکست دینا ناممکن ہے، مگر اس کی پناہ میں موجود وہ معصوم لڑکی اس کا وہ نازک رشتہ تھی جسے ڈھال بنا کر زیان کے غرور کو خاک میں ملایا جا سکتا تھا۔ سارم کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ رقص کرنے لگی جب اس نے اپنے کارندوں کو عنایت کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم تھا کہ زیان نے اسے گھر کی چار دیواری میں قید کر رکھا ہے، مگر سارم کا ارادہ اس حصار کو توڑ کر زیان کے دل پر کاری ضرب لگانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن عنایت اس کے ہاتھ لگی، زیان شاہ اپنی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود اس کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب سارم اپنا ادھورا انتقام پورا کرے گا۔ عنایت کے لیے گھر کی ایک گھٹن زدہ خاموشی اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اپنے بابا کی یاد میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے گھر سے نکل کر قبرستان جائے گی تاکہ اپنے باپ کے لحد پر سر رکھ کر تھوڑا سکون پا سکے۔ جب زیان اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا، عنایت نے بڑی ہوشیاری سے ملازمین کی نظروں سے بچ کر پچھلے دروازے سے قدم باہر نکالا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ آج اس قید سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو گئی ہے، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ زیان کی نظریں اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ابھی وہ مین روڈ تک پہنچی تھی کہ ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی اس کے عین سامنے آ کر چیختی ہوئی رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے زیان کی برفانی نظریں اس کے چہرے پر جکڑ گئیں۔ عنایت کا سانس وہیں تھم گیا اور اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو گئے۔ زیان نے بنا کچھ کہے صرف ایک اشارے سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے چہرے پر موجود ضبط اور غصے کا امتزاج بتا رہا تھا کہ عنایت کی یہ چھوٹی سی نافرمانی اس کے لیے کس قدر سنگین ثابت ہونے والی ہے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا بوجھل تھا کہ عنایت کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جبکہ زیان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی جیسے حویلی کے پورچ میں رکی، زیان نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور عنایت کا بازو تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ پورے ہال میں گونج رہی تھی اور عنایت کے پیر زمین پر ٹک نہیں پا رہے تھے۔ زیان نے اسے کمرے میں لا کر صوفے پر پٹک دیا اور خود عقاب کی طرح اس پر جھک گیا۔ غصے سے اس کی آنکھیں خون آلود ہو رہی تھیں اور ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس دہلیز کو پار کرنے کی؟ اس کی آواز کی گرج نے عنایت کے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ عنایت نے روتے ہوئے سسک کر کہا، انکل، میں بس بابا کے پاس۔ ابھی اس نے انکل کا لفظ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ زیان نے دھاڑ کر اس سے خاموش کروا دیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور چابی جیب میں ڈالتے ہوئے نہایت شفاف لہجے میں بولا، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے اس نام سے مت پکارنا۔ اب تم اسی کمرے میں بند رہو گی اور تب تک باہر نہیں نکلو گی جب تک تمہیں یہ یاد نہ ہو جائے کہ تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے۔ اس نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا جس سے وہاں لگا شو پیس چکنا چور ہو گیا
और अनायक को इसी खौफ और अंधेरे के रहमो करम पर छोड़कर खुद वहां से निकल गया, मगर इसकी धमकी अब भी कमरे की फिजा में जहर घोल रही थी। कुछ दिन इस हबसदा माहौल में गुजरने के बाद हवेली की खामोशी एकदम शोरगुल में बदल गई, क्योंकि ज़यान शाह ने एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी का इनेकाद किया था। पूरे शहर के बासर अफराद, वुज़रा और बिजनेस टाइकॉन्स को मदऊ किया गया था, मगर इस पार्टी का असल मकसद कुछ और ही था। ज़यान ने अनायक को एक निहायत नफीस और महंगे लिबास में तैयार होने का हुक्म दिया था, जिसकी चमक दमक अनायक के मुरझाए हुए चेहरे का तजाद लग रही थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरी तो हॉल में मौजूद हर आंख इस पर थम गई, मगर ज़यान की नजरें इसके वजूद का तवाफ कर रही थी। इसने सबके सामने बड़े फख्र और रोब से अनायक के शाने पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में ऐलान किया कि ये इसकी बीवी और इस घर की मालकिन है। ये ऐलान सुनकर वहां मौजूद लोगों में एक सरगोशी सी दौड़ गई, क्योंकि कोई भी इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि ज़यान शाह इतनी कम उम्र लड़की से शादी कर चुका है। अनाया, जो अब तक खुद को सिर्फ एक कैदी समझ रही थी, अचानक खुद को दुनिया की नजरों में एक बावकार मुकाम पर खड़ा देखकर शशो पंच में मुब्तला हो गई। ज़यान की गिरफ्त इसके शाने पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी वहां से हट नहीं सकती थी, और इससे पहली बार एहसास हुआ कि ज़यान इसे सिर्फ दीवारों के पीछे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपनी मलकियत साबित करने का जुनून रखता है। इसी जर्ग बर्ग महफिल के एक गोशे में अनायक की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी, जैसे वो इस हबसदा माहौल से फरार का रास्ता ढूंढ रही हो। अचानक एक लंबा, तिरंगा और खुश शक्ल नौजवान मुस्कुराता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। ये हमजा था, जो ज़यान के एक बिजनेस पार्टनर का बेटा और उम्र में तकरीबन अनाया के बराबर ही था। हमजा की आंखों में वो सताइश और बेबाकी थी जो अनाया ने अब तक सिर्फ ज़यान की तपती नजरों में देखी थी, मगर हमजा का लहजा दोस्ताना और नरम था। इतनी बड़ी महफिल में इतनी खामोश शहजादी। हमजा के इस जुमले ने अनाया को चौंका दिया। वो जो अब तक सिर्फ ज़यान के रोब तले दबी हुई थी, एक हम उम्र लड़के को अपने सामने पाकर थोड़ा सहल महसूस करने लगी। दोनों के दरमियान होने वाली मुख्तसर से गुफ्तगू में हमजा ने इसे हंसाने की कोशिश की, और कुछ लम्हों के लिए अनाया ने अपना गम भूलकर धीमे से मुस्कुरा दी। इसे मालूम नहीं था कि दूर खड़ा ज़यान, जो बज़ाहिर किसी अहम बिजनेस डील में मसरूफ था, अपनी अकाबी नजरों से इनके एक कहके और अनाया के चेहरे पर आने वाले इस मासूम से मुस्कुराहट को नोट कर रहा था। हमजा का अनाया के इतना करीब होना और अनाया का इससे बेतकल्लुफी से बात करना ज़यान के अंदर एक ऐसी आग भड़का रहा था जो किसी भी वक्त फट सकती थी। ज़यान की गुफ्तगू अगरचे बड़ों के बीच जारी थी, मगर इसकी नजरें किसी शिकारी की तरह हमजा और अनाया पर जमी हुई थी। जब इसने देखा कि हमजा ने हंसते हुए अनाया के करीब झुककर कुछ कहा और जवाब में अनाया के लबों पर वो मुस्कुराहट आई जो ज़यान के लिए तरस गई थी, तो इसके हाथ में पकड़ा कांच का गिलास किरची किरची होने के करीब पहुंच गया। हसद की एक तेज लहर इसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसके सबसे कीमती और नायाब चीज पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा हो। इसके अंदर का वो जुनूनी शख्स बेदार हो चुका था, जो किसी दूसरे का साया भी अनाया पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसने अपनी मुठियां भींच ली और इसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक सख्ती आ गई कि करीब खड़े बिजनेस पार्टनर्स भी इसे देखकर ठटक गए। वो जानता था कि हमजा इसकी उम्र का है, इसकी दुनिया का है, और यही ख्याल ज़यान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर रहा था। इसने गहरा सांस लिया और खामोशी से इनकी तरफ बढ़ा, मगर इसके कदमों की चाप और इसकी आंखों में दहकती हुई आग बता रही थी कि हमजा से होने वाली ये मासूम सी गुफ्तगू अनाया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाली है। पार्टी के खत्म होते ही जैसे आखिरी मेहमान रुखसत हुआ, ज़यान ने अनाया का बाजू बेरहमी से दबोच लिया और इसे खींचता हुआ ऊपर बेडरूम में ले आया। कमरे का दरवाजा इसने इतनी जोर से बंद किया कि इसकी गूंज से अनाया का दिल दहल गया। ज़यान का चेहरा गुस्से से टिमटिमा रहा था और इसकी सांसें तेज थी। तो तुम्हें इस लड़के की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। इसने अनाया को दीवार से जा लगाया और अपने दोनों हाथ इसके गिर्द जमा दिए। इसे अपने हसार में जगड़ते हुए इसके बिल्कुल करीब झुका। अनाया की आंखों में आंसू भर आए और वो इसके लहजे की हिद्दत और कुर्बत से लर्ज उठी। ज़यान ने इसके चेहरे के गिर्द बिखरी लटों को सख्ती से पीछे किया और सरगोशी नुमा गुलगुबारे में बोला, याद रखना अनाया, तुम्हारी मुस्कुराहट पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी बातों पर सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी और ने तुम्हें छूने का सोचा भी तो मैं इसे मिटा दूंगा। इसने इसे जताया कि वो इसका शौहर है और इसकी हर सांस पर ज़यान शाह का पहरा है। अनाया को इस लम्हे ज़यान की कुर्बत में एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी, एक ऐसी आग जो इसे जला भी रही थी और तहफ्फुज़ का एहसास भी दे रही थी, मगर वो इस जुनूनी गिरफ्त से आजाद होने के लिए तड़प कर रह गई। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली
تو عنایا بستر سے نہ اٹھ سکی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ رات کے خوف، زیان کی سختی اور حمزہ والے واقعے نے اس کے نازک اعصاب پر ایسا اثر کیا تھا کہ وہ شدید بخار کی لپیٹ میں آ گئی۔ زیان جو غصے میں رات دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، جب عنایا کو ناشتے پر نہ پا کر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بے حال دیکھ کر اس کا سارا غصہ برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر عنایا کے تپتے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے اپنی ہتھیلی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زیان کے چہرے پر موجود وہ سنگ دلی اب گہری فکر میں بدل چکی تھی۔ اس نے ملازمین کو ڈاکٹر بلانے کا حکم دیا اور خود وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں خود اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ اس کے وہ ہاتھ جو کچھ دیر پہلے غصے سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھے، اپنے ہاتھ نرمی سے عنایا کے بکھرے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ زیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ وہ اسے اپنی ملکیت تو بنانا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے اس حال میں دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی تمام تر انا اور روب بھول کر ایک مسیحا کی طرح اس کے سرہانے بیٹھا رہا، جسے وہ اپنی زندگی کے سب سے قیمتی متاع کو کھونے سے ڈر رہا ہو۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، مگر زیان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ عنایا کے بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا اسے بخار کی تپش میں کڑتے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود زیرو کے بلب کی مدھم روشنی زیان کے تھکے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچانک بے ہوشی کی حالت میں عنایا نے ایک سسکی بھری اور اپنا تپتا ہوا ہاتھ کمبل سے باہر نکال کر زیان کی قمیض کا کونا پکڑنے کی کوشش کی۔ زیان نے فوراً اس کا ننھا اور گرم ہاتھ اپنی چوڑی ہتھیلی میں تھام لیا، جیسے ان کا لمس ایک دوسرے سے ملا۔ عنایا کے لرزتے ہوئے وجود کو ایک انجانا سا سکون ملا اور اس نے اپنی انگلیاں زیان کی گرفت میں سختی سے پھنسا لی۔ اس بے بسی اور نکاہت کی حالت میں بھی عنایا کا اس پر بھروسہ کرنا زیان کے اندر جمی انا کی برف کو پگھلا گیا۔ اس نے جھک کر عنایا کے ماتھے پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے ایک خوف کی علامت تھا، اس وقت ایک معصوم لڑکی کے سامنے اپنی تمام تر طاقت ہار چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عنایا کو جتنی اپنی ملکیت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، در حقیقت وہ خود اس کی محبت کی قید میں اتنا ہی دھنستا جا رہا ہے۔ احساس زیان نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، چاہے اسے خود کیوں نہ ٹوٹنا پڑے۔ بخار کی حدت کم ہوئی تو زیان نے عنایا کی دلجوئی کے لیے ایک مخملی ڈبیا اس کے سامنے رکھی، جس میں ہیرے کا ایک نہایت نفیس اور بیش قیمت ہار جگمگا رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں ایک مان تھا کہ شاید یہ تحفہ ان کے درمیان پیدا ہونے والی تلخی کو کم کر دے گا، مگر عنایا نے اس چمکتے ہوئے پتھر کو دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لیں۔ اس کے ماتھے پر اب بھی نکاہت کے آثار تھے، لیکن لہجے میں ایک عجیب سے خودداری آ گئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، اس نے دھیمی مگر دو ٹھوک آواز میں کہا۔ زیان نے ابرو میں بل پڑ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کی دی ہوئی چیز کو ٹھکرا سکتا ہے۔ عنایا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا، آپ مجھے قیمتی پتھروں سے خریدنا چاہتے ہیں یا اپنی اس قید کا معاوضہ دے رہے ہیں؟ مجھے ہیرے نہیں، اپنا وہ انکل واپس چاہیے جو میرے بابا کا دوست تھا۔ یہ شوہر تو مجھے صرف خوف دیتا ہے۔ عنایا کا یہ انکار زیان کی انا پرست دل پر ایک ضرب کی طرح لگا۔ اس نے وہ ڈبیا میز پر پٹک دی اور غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر عنایا کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی کہ وہ اسے سونے کے پنجرے میں رکھ کر اس کی روح کو مار رہا ہے۔ زیان کے جانے کے بعد کمرے میں چھائی خاموشی عنایا کو ڈسنے لگی۔ وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور کمرے کے کونے میں رکھی اس پرانی الماری کی طرف بڑھی جہاں اس کے بابا کا کچھ سامان محفوظ تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ایک لکڑی کا چھوٹا سا بکس کھولا تو اس کی نظر ایک بوسیدہ سی ڈائری پر پڑی۔ اس کے بابا کی ایک نجی ڈائری تھی جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے صفحات پلٹے۔ ایک جگہ زیان کا نام دیکھ کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ وہاں زیان اور اس کے بابا کے درمیان ہونے والے اس خفیہ معاہدے کا تفصیلی ذکر تھا جس نے ان دونوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ ڈائری کی تحریر پڑھتے ہوئے عنایا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر صفحات پر گرے اور اسے پہلی بار اس کڑوی حقیقت کا علم ہوا کہ زیان نے اس سے نکاح کسی محبت یا چاہت کی بنا پر نہیں، بلکہ محض اس کے باپ کو دیے گئے ایک وعدے اور احسان کے بوجھ تلے دب کر کیا تھا۔ تحریر کے بین السطور اس سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ زیان کی زندگی میں ایک ناپسندیدہ بوجھ ہے جسے وہ صرف اپنی شرافت کی وجہ سے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس انکشاف نے عنایا کے نازک دل کو چکنا چور کر دیا۔ اسے لگا کہ جس قربت کو وہ کبھی تحفظ سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک مجبور مرد کا اپنا ضمیر کو مطمئن کرنے کا راستہ تھا۔ اسے اپنی حیثیت ایک ایسی امانت جیسی لگی جس کی اپنی کوئی مرضی ہے، نہ کوئی مقام، بس ایک بوجھ جسے وقت پر آنے پر کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ڈائری کے ان انکشافات نے عنایا کے ذہن میں وسوسوں کا ایک جال
बुन दिया था। इससे अब हवेली की दीवारें पहले से कई ज्यादा तंग और जयान का वजूद अजनबी महसूस होने लगा। ऐसे लग रहा था कि जयान इसे सिर्फ एक बोझ समझकर बर्दाश्त कर रहा है और इसका हर प्यार, हर गुस्सा और हर पहरा सिर्फ इसके बाप को दिए गए इस एक लफ्ज की लाज रखने के लिए। मैं यहाँ एक बोझ बनकर क्यों रहूं? जिस रिश्ते की बुनियाद ही एहसान पर हो, वो रिश्ता कैसा? इसने खुद से सवाल किया और इस लम्हे इसके मासूम जहन ने एक खतरनाक फैसला कर लिया। इसने तैयार कर लिया कि वो सुनहरी कैद से भाग जाएगी, कहीं दूर जहां से कोई अमानत समझकर अपनी मर्जी न थोपे। इसने खामोशी से एक छोटे से बैग में अपनी चंद जरूरी चीजें और अपने बाबा की वो डायरी रखी। इसकी आंखों में अब खौफ की जगह एक अजीब सी वहशत और खुददारी थी। वो जानती थी कि जयान शाह के हिसार को तोड़ना नामुमकिन है, मगर वो इसकी हमदर्दी की खैरात पर जीने से मरना बेहतर समझती थी। इसने रात के पिछले पहर का इंतजार किया, जब हवेली के पहरेदारों की तवज्जो जरा कम होती है, और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार हो गई। रात के अंधेरे ने हवेली को अपनी लपेट में ले रखा था। जब अनाया ने दबे कदमों अपने कमरे का दरवाजा खोला, इसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि इसे लगा शायद पहरेदारों को इसकी चाप सुनाई दे दी जाएगी। वो दीवारों के साथ लगकर साए की तरह लड़ती हुई पिछले बरामदे की तरफ बढ़ी, जहां से बाग का रास्ता निकलता था। हराहट पर वो ठटक जाती और इसे जयान की वो दहकती हुई आंखें याद आती जो इसे अपनी मलकियत कहती थी। इसे बड़ी मुश्किल से बाग की बाढ़ के एक कमजोर हिस्से से रास्ता बनाया और सड़क पर आ गई। सामने घुप अंधेरा था और दूर दूर तक किसी सवारी का निशान न था, मगर इसके कदमों में बाप की इज्जत और अपनी खुददारी की आग थी जो इसे रुकने नहीं दे रही थी। वो दीवानावार सड़क के किनारे भागने लगी। इसे मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, बस इसे जयान शाह के इस एहसान से दूर निकलना था जो इससे एक बोझ की तरह महसूस हो रहा था। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत इसमें नहीं थी, क्योंकि इसे डर था कि कहीं अंधेरे में जयान का हाथ नमूदार होकर इसे दोबारा सुनहरी कैद में न खींच ले। इसकी सांसें फूल रही थी और आंसुओं से रास्ता धुंधला रहा था, मगर वो भागती रही अपनी किस्मत और इस अधूरे रिश्ते से पीछा छुड़ाने के लिए, जिसकी बुनियाद सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और एक पुराना वादा था। अभी वो सड़क के मोड़ तक ही पहुंची थी कि अचानक हेडलाइट्स की तेज रोशनी ने इसकी आंखों को चुंधिया दिया और टायरों की रगड़ खाने की होलनाक आवाज खामोश फिजा में गूंजी। अनाया की कदम वही मुंजमद हो गई और इसे लगा जैसे इसकी सांसें रुक गई हों। गाड़ी का दरवाजा एक झटके से खुला और जयान शाह, जिसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से और वहशत का एक तूफान था, बाहर निकला। इसकी आंखें शोले बरसा रही थी और माथे की रगें तन गई थी। तुम्हें क्या लगता था नाया कि तुम जयान शाह के हिसार से इतनी आसानी से निकल जाओगी? इसकी आवाज, इसकी गरज ने अनाया के पूरे वजूद को लड़सा कर रख दिया। जयान ने लपक कर इसका बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि अनाया के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। इसने इसे तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी की तरफ धकेला और गुस्से से फनकारते हुए बोला कि जिस बाप का वास्ता देकर तुम भागने की कोशिश कर रही हो, इसी बाप की इज्जत की खातिर मैंने तुम्हें अपनी पनाह में रखा है, वरना तुम्हारी ये बुज़दिलाना हरकत तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जयान का लहजा इतना सफाक और सर्द था कि अनाया को पहली बार इस शख्स से हकीकी खौफ महसूस होने लगा। इससे अंदाजा हो गया कि इसने शेर की खचार से भागने की कोशिश करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जयान ने गाड़ी की ब्रेक इतनी जोर से मारी कि टायरों की सड़क पर रगड़ने की आवाज से अनाया का दिल दहल गया और वो वहीं सड़क के बीचों बीच मुंजमद होकर रह गई। जयान गाड़ी से किसी बिफड़े हुए शेर की तरह बाहर निकला। इसकी आंखों में गुस्से की एक ऐसी आग थी जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने झपट कर अनाया का बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि इसकी उंगलियां अनाया के नरम गोश्त में धंस गईं। तुम्हें क्या लगता था नाया कि तुम जयान शाह के हिसार से इतनी आसानी से निकल जाओगी? इसकी आवाज की गरज ने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, जबकि अनाया खौफ और नकाहत से थर थर कांप रही थी। जयान ने इसे तकरीबन घसीटते हुए गाड़ी के दरवाजे की तरफ धकेला और इसे अंदर पटकते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका पूरा वजूद गुस्से से लड़स रहा था और वो बार बार स्टीयरिंग पर हाथ मार रहा था, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, जबकि अनाया सिसकियां भरते हुए गाड़ी के शीशे से बाहर इस अंधेरे को देख रही थी, जो अब इस हवेली की दीवारों से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। हवेली के बड़े गेट से गाड़ी के अंदर दाखिल होते ही जयान ने इसे ब्रेक मारी और अनाया का बाजू थाम कर इसे खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ ले गया। हॉल में मौजूद मुलाजिम जयान के चेहरे पर वहशत देखकर सहम कर पीछे हट गए, जबकि अनाया के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कमरे में दाखिल होते जयान ने इसे फर्श पर पटक दिया और गुस्से में दीवार पर लगा बड़ा आईना मुक्का मारकर चकनाचूर कर दिया, जिसकी किरचियां अनाया के करीब आकर गिरी।
تمہیں کیا لگا میں تمہارے باپ کا احسان اتار رہا ہوں؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا. نہیں انایا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ تم امانت ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میری ضرورت بن چکی ہو. تم جاؤ گی تو زیان شاہ ختم ہو جائے گا. یہ اعتراف اتنا اچانک اور جذباتی تھا کہ انایا کی سسکیاں تھم گئیں اور وہ ساکت ہو کر زیان کے انکشاف اور اس کی آنکھوں میں تیرتی بے بسی کو دیکھنے لگی. جہاں پہلی بار اسے ایک جابر شوہر نہیں بلکہ ایک ہارا ہوا مرد نظر آیا، ابھی زیان کے اس اعتراف کی گونج کمرے میں باقی تھی کہ اچانک حویلی کے بیرونی گیٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور فائرنگ کے تبادلے نے خاموش رات کا سینہ چاک کر دیا. زیان بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا. اس کے چہرے پر موجود جذباتی شکست کی جگہ اب ایک جگنو کی صفاقی نے لے لی تھی. سارے میں اس کے لبوں سے یہ نام کسی زہریلے ناک کے پھنکارنے کی طرح نکلا. اس نے عنایت کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے ایک پوشیدہ حصے کی طرف لے گیا جہاں دیوار کے پیچھے خفیہ لوہے کا دروازہ تھا. تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. زیان نے اسے اندر دھکیلتے ہوئے سختی سے حکم دیا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار عنایت کے لیے ایک انجانا سا خوف لرز رہا تھا. عنایت نے روتے ہوئے اس کی آستین تھام لی. زیان پلیز مت جائیں. مگر زیان نے اس کا ہاتھ نرمی سے جھٹک دیا اور پستول لوڈ کرتے ہوئے باہر نکل گیا. بھاری دروازہ بند ہونے کی آواز عنایت کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی اور وہ اس اندھیرے اور حبس زدہ تہہ خانے میں گھٹنوں میں سردی سسکیاں بھرنے لگی، جہاں باہر سے آتی گولیوں کی آوازیں سے بار بار زیان کی زندگی کے لیے ڈرا رہی تھی. تہہ خانے کی اس حبس زدہ خاموشی میں وقت جیسے تھم گیا تھا، مگر باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور چیخو پکار عنایت کے اعصاب کو شل کر رہی تھی. اسے ہر گولی کی آواز پر ایسے لگتا جیسے وہ زیان کے سینے میں پیوست ہو رہی ہے. وہ اندھیرے میں سمٹی جائے نماز کے بغیر ہی فرش پر ماتھا ٹھیکے اپنے اس ظالم شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے چھوڑ کر بھاگنا چاہتی تھی. اچانک باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا. وہ خاموش گولیوں کے شور سے کئی زیادہ خوفناک تھی. عنایت کا سانس سینے میں اٹک گیا اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے لوہے کے بھاری دروازے کو دھکا دیا جو شاید زیان کی جلد بازی میں ٹھیک سے بند بھی نہیں ہوا تھا. جیسے وہ باہر نکلی راہداریوں میں دھوئیں کے بادل اور جلی ہوئی بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی. سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی اس کی نظر سامنے پڑی جہاں زیان دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھا تھا. اس کا سفید کردہ کندھوں سے لہو لہان تھا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گری. زیان! عنایت کی چیخ پورے ہال میں گونجی اور وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی. اپنی تمام تر نفرتیں اور شک اس خون کے رنگ میں بہہ چکے تھے اور وہ اس کے زخمی وجود کو اپنے حصار میں لے کر اس کی آنکھیں کھلنے کا انتظار کرنے لگی. زیان کی آنکھیں نقاہت سے موندی ہوئی تھی، مگر عنایت کی چیخ نے جیسے اس کے بجھتے ہوئے وجود میں اس زندگی کی آخری لہر دوڑا دی. اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنا زخمی کندھا تھاما اور عنایت کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت آنسوؤں سے تر تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ نفرت نہیں بلکہ ایک جان لیوا کرب تھا. تم باہر کیوں آئی؟ زیان کی آواز میں حلق کی خشکی اور درد کی شدت تھی، مگر اس کا لہجہ اب بھی حکم دینے والا تھا. عنایت نے اپنی چادر کا پلو پھاڑ کر اس کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی. اس کے ہاتھ خون سے سرخ ہو رہے تھے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی. آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر اندر چھپی رہتی؟ عنایت نے سسکتے ہوئے کہا اور زیان کا سر اپنے شانے سے ٹکا دیا. حویلی کے برآمدے میں بکھرے ہوئے شیشے اور جلی ہوئی بارود کی بو اس بھیانک رات کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس لمحے ان دونوں کے درمیان پھیلی خاموشی کسی طوفان کے بعد کے سکون جیسی تھی. زیان نے زندگی میں پہلی بار اپنا روب اور انا ایک طرف رکھ کر عنایت کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اس زخمی حالت میں بھی وہ اس کا واحد محافظ ہے. باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے تھے. سارے کے بھیجے ہوئے کارندے یا تو مارے جا چکے تھے یا فرار ہو چکے تھے، مگر زیان کی نظر صرف عنایت کے معصوم چہرے پر جمی تھی جسے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہے جسے کھونے کا تصور بھی اب اس کی موت ہے. اس ہولناک رات کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی تبدیلی آ گئی تھی. وہ دیواریں جو پہلے صرف روب اور حکم کی گونج سنتی تھی، اب وہاں زیان کی خاموش نگہداشت اور عنایت کی دبی دبی فکر کا پہرا تھا. مگر وہ ہسپتال جانے کے لیے بھی حویلی میں ہی زیر علاج رہا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں عنایت دوبارہ خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے. عنایت نے بھی خود کو پوری طرح اس کی تیمارداری میں وقف کر دیا تھا. وہ گھنٹوں اس کے سرانے بیٹھی رہتی، کبھی اسے دوا دیتی تو کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی. ایک شام جب زیان نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا، عنایت نے وہ پرانی ڈائری دوبارہ کھولی جو اس کے بابا کی تھی.
इस बार इसने गुस्से से नहीं बल्कि इसे एक नए जाविये से पढ़ा और इसे एक सफ़े पर ज़ियान के हाथ की लिखी हुई चंद सतरें मिली जो शायद इसने निकाह से पहले लिखी थी। मैं इसे वो सब दूंगा जो एक बाप ने मांगा था, मगर मैं इसे वो भी दूंगा जो इसने कभी नहीं मांगा अपनी पूरी जिंदगी। ये पढ़कर अनाया का दिल पिघल कर रह गया। इसे एहसास हुआ कि ज़यान ने इसे कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि वो तो अपनी मोहब्बत को फर्ज का नाम देकर अपनी अना के पीछे छुपा रहा था। जब इसे नजर उठाकर देखा तो ज़यान की बेदार आंखें ऐसे ही देख रही थी। इन आंखों में अब वो वहशत नहीं थी बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसमें अनाया खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे वो दोनों अब एक दूसरे की रूह के साथ बनने के सिमत पहला कदम उठा चुके हों। ज़यान की गहरी नज़र अनाया के चेहरे पर जमी थी, जैसे वो इसके दिल में चलने वाली कश्मकश को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तुमने वो सब पढ़ लिया जो मैं कभी जुबान पर नहीं कह सका। ज़यान की आवाज में एक अजीब सी थकन और सच्चाई थी। इसने अपना सेहतमंद हाथ बढ़ाकर डायरी के सफ़े को छुआ जहां इसका अपना अहद दर्ज था। अनाया, तुम्हारे बाबा ने मुझसे सिर्फ तुम्हारी हिफाजत मांगी थी, लेकिन मैंने इस रात खुद को ये वादा किया था कि मैं तुम्हें वो मुकाम दूंगा जहां कोई दुख तुम्हें छू ना सके। मेरा गुस्सा, मेरी सख्ती, वो सब सिर्फ इस खौफ का नतीजा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अनाया की आंखों से एक आंसू टूटकर ज़यान के हाथ पर गिरा, जिसने इसके दिल पर की सारी जली कटी साफ कर दी। इससे पहली बार एहसास हुआ कि ज़यान की मलकियत का दावा दरअसल इसकी बेपनाह मोहब्बत का एक टेढ़ा तरीका था। वो खामोशी से ज़यान के पास बैठ गई और इसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। इस साथ हवेली के इस कमरे में वो तमाम दीवारें गिर गईं जो गलतफहमी और अना ने खड़ी की थी। ज़यान ने इसे अपने करीब किया और इसके माथे पर बोसा देते हुए सरगोशी की। अब तुम इस घर की कैदी नहीं हो अनाया, तुम इस घर की और मेरी जिंदगी की असल मालिक हो। इल्फाज अनाया के लिए किसी मरहम से कम ना थे। इसे लगा जैसे इसकी बरसों की बेचैनी को आखिरकार एक ठिकाना मिल गया हो और वो दोनों अब एक ऐसी नई शुरुआत के लिए तैयार थे जहां खौफ की जगह सिर्फ एतबार ने ले ली थी। अगली सुबह जब हवेली में सूरज की पहली किरण दाखिल हुई तो फिजा में फैली हुई बारूद की बू और खौफ के साए छट चुके थे। ज़यान की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, मगर इसके चेहरे पर एक नई संजीदगी थी। इसने अनाया को अपने पास बुलाया और इसके हाथ में एक फाइल थामी। जब अनाया ने इसे खोला तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और वो इसके कॉलेज के दोबारा दाखिले और स्कॉलरशिप के कागजात थे। मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ कर रखना चाहा क्योंकि मुझे लगता था दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी, मगर अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शनाख्त खुद बनाओ। ज़यान ने नरमी से कहा। अनाया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो इसे घर की दहलीज पार करने पर सजा देता था आज इसे अपने ख्वाबों की तरफ खुद भेज रहा है। इसने जज्बाती होकर ज़यान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब वो पुरानी वहशत नहीं बल्कि एक फख्र का एहसास था। इस वक्त हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और ज़यान का खास आदमी एक बूढ़े शख्स को लेकर अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखकर अनाया की चीख निकल गई। उसके बाबा का पुराना वफादार नौकर था जो बरसों से लापता था। ज़यान ने इसे इसलिए ढूंढ निकाला था ताकि वो अनाया को इन तमाम यादों और सच्चाइयों से मिला सके जो उसके बाबा के जाने के बाद दफन हो गई थी। इस दिन अनाया को एहसास हुआ कि ज़यान शाह सिर्फ इसे जीतना नहीं चाहता था बल्कि वो इसे वो तमाम खुशियां लौटाना चाहता था जो हालात ने इससे छीन ली थी। हवेली के दरो दीवार अब एक खुशगवार तब्दीली के गवाह बन रहे थे, जहां एक जाबिर शौहर की जगह एक मोहब्बत करने वाला हम सफर जन्म ले रहा था। अगले चंद हफ्ते हवेली में एक पुरसकून जादू की तरह गुजरे, जहां ज़यान की सेहतयाबी के साथ साथ इसके रिश्ते के जख्म भी भरने लगे थे। ज़यान अब अक्सर शाम के वक्त हवेली के कुशादा लॉन में अनाया के साथ बैठता, जहां वो इससे अपने बचपन की वो कहानियां सुनाता जो इसके बाबा के साथ वाबस्ता थी। एक शाम जब आसमान शफक के रंगों से भरा हुआ था, ज़यान ने अनाया को एक पुराना लकड़ी का बक्स दिखाया जिसमें इनके निकाह के असल कागजात के साथ साथ वो जमीनें भी इसके नाम कर दी गई थी जो बरसों से सारिन और इसके खानदान के जेरे बहस थी। ये तुम्हारा हक है अनाया, जो मैंने सिर्फ इसलिए संभाल कर रखा था कि तुम खुद को कभी किसी का मोहताज ना समझो। ज़या ने संजीदगी से कहा। अनाया ने इन कागजात को देखकर महसूस किया कि जिस शख्स को वो अपनी आजादी का दुश्मन समझती थी वो खामोशी से इसे बाख्तियार बना रहा था। इसी दौरान हवेली में दोबारा चहल पहल शुरू हो गई, क्योंकि ज़या ने अनाया की खुशी के लिए एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया था जिसमें इसकी कॉलेज की करीबी सहेलियों को मदऊ किया गया था। अनाया के लिए ये किसी ख्वाब से कम न था कि ज़यान जैसा सख्त गिर इंसान इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का एहतराम कर रहा था। तकरीब के दौरान जब ज़यान ने दूर खड़े होकर अनाया को अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाते हुए देखा तो इसके लबों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। इसे एहसास हुआ कि इसे कैद करके रखना इसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अनाया की असल खूबसूरती तो इसकी आज़ादी और इसके चेहरे की इस मासूम मुस्कुराहट में थी। कॉलेज का पहला दिन दोबारा शुरू हुआ तो इस बार अनाया के साथ ज़यान के मुसल्ला मुहाफिजों का वो खौफनाक दस्ता नहीं था जिसे दुनिया से काट देता था, बल्कि सिर्फ एक ड्राइवर था जिसे ज़यान ने खासतौर पर अनाया की सहूलत के लिए रखा था।
ज़यान ने इसे गेट पर छोड़ते हुए एक छोटा सा तोहफा दिया जिसमें एक महंगा स्मार्टफोन और इसका पुराना नंबर बहाल करके दिया गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया से जुड़ी रहो, बस एक कॉल की दूरी पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूँगा। ज़यान ने इसके हाथ पर दबाव देते हुए यकीन दिलाया। अनाया जब क्लास में पहुंची तो इसके एतमाद में एक ऐसी चमक थी जिसने सबको हैरान कर दिया। वो अब वो सहमी हुई लड़की नहीं थी जो हर साये से डरती थी, बल्कि वो अब ज़यान शाह की वो बीवी थी जिसे अपनी वक़्त का अंदाजा हो चुका था। लंच ब्रेक के दौरान जब वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, इसे ज़यान का एक मैसेज मिला, घर जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस सादा से पैगाम ने अनाया के दिल की धड़कनें तेज कर दी। ऐसा लगा जैसे वो पहली बार किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रही है। जब वह घर पहुंची तो देखा कि हवेली के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर एक जदीद लाइब्रेरी और राइटिंग स्टूडियो में बदल दिया गया था, जहां उर्दू अदब की नायाब किताबें और इसके लिखने के लिए तमाम सहूलियात मौजूद थी। ज़यान पीछे से आकर खड़ा हुआ और इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हारे ख्वाब अब सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी हैं अनाया। इस लम्हे अनाया को एहसास हुआ कि इसका जाबिर शौहर दरअसल इसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन चुका है और इसकी कहानी अब खौफ के साए से निकलकर ख्वाबों की ताबीर की तरफ बढ़ रही है। हवेली की फिजाओं में अब खौफ की जगह मोहब्बत की धीमी खुशबू रच बस गई थी और ज़यान शाह जो कभी पत्थर का इंसान समझा जाता था, अनाया की एक मुस्कुराहट पर अपनी पूरी सल्तनत निछावर करने को तैयार रहता था। वह गुजरने के साथ साथ सारिम और इसके ग्रोह का नामो निशान मिट चुका था और ज़यान ने अपनी तमाम तर तवज्जो अनाया की खुशियों और इसकी तालीमी सफर पर मरकूज कर दी थी। एक रोशन सुबह जब अनाया अपनी ही बीएस उर्दू के आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहानात में टॉप करने की खबर लेकर घर पहुंची तो ज़यान ने इसे बाजों में भर लिया और इसकी कामयाबी का जश्न पूरी हवेली को चिरागा करके मनाया। ज़यान ने अनाया के लिए वही ख्वाब हकीकत करके दिखाया जिसकी तमन्ना इसके बाबा ने की थी। वो अब सिर्फ एक बीवी नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार और पूरे एतमाद औरत बन चुकी थी जो ज़यान के साथ बराबरी की सतह पर खड़ी थी। शाम के मलकजे अंधेरे में जब वो दोनों हवेली के बालकनी में बैठे थे, ज़यान ने अनाया का हाथ थाम कर इसे एक छोटा सा मखमली बक्स दिया, मगर इस बार इसमें कोई हीरा नहीं बल्कि इनके पहले बच्चे की आमद की खुशखबरी वाली रिपोर्ट और एक छोटी सी सोने की अंगूठी थी जिस पर मोहब्बत कुंदा था। ज़यान की आंखों में खुशी के आंसू थे जब इसे सरगोशी की। अनाया, तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे इस बंजर दिल में जज्बात की फसल उगाई है। अनाया ने अपना सर ज़यान के मजबूत शाने पर टिका दिया और महसूस किया कि जिंदगी के तमाम तल्ख तजर्बात, वो बुखार की रातें, वो फरार की कोशिश, वो गोलियों की तरतराहट दरअसल इन्हें इस खूबसूरत मोड़ तक लाने के लिए एक इम्तिहान थे। अब हवेली की वही दीवारें जो कभी कैद खाना लगती थी, इनके कहकों और आने वाली नई जिंदगी की आहटों से गूंज रही थी। ज़यान शाह का हिसार अब दुश्मनों के लिए नहीं बल्कि अपनी छोटी सी खूबसूरत दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, जहां अनाया इसकी जिंदगी की वो मलका जिसने अपनी मासूमियत और सब्र से एक जाबिर दिल को मोम कर दिया था। यूं इनकी कहानी जो आंसू और जबर से शुरू हुई थी, एतबार, इज्जत और लाजवाल मोहब्बत की एक हसीन तरीन इख्तिताम तक पहुंच गई।